हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनको भी एनआईटी आईआईटी मिली है। और बेस्ट ऑफ लक टू दोज स्टूडेंट्स जिनको एनआईटी आईआईटी तो नहीं मिली है पर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट आईआईटी जेम एग्जाम। जिनको आईआईटी मिली है उनको आई गेस 1 वीक या 2 वीक हो चुके होंगे कैंपस के अंदर। एंड इन 1-2 वीक्स में आपने ये तो देख ही लिया होगा कि आईआईटी का जो शेड्यूल है वो कितना हेक्टिक रहता है। तो हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी आपके क्लासरूम्स में, स्पेशली इन क्लासरूम्स के अंदर, और हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को विद कि आपकी अच्छी एफिशिएंसी रहे एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर, अच्छी लर्निंग्स रहे आपकी, अच्छे मार्क्स रहे आपके, और कितना आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हो एक सेमेस्टर का, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू इसी से करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में है। देखिए, सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम आती है वो आती है इंग्लिश की। ठीक है, जो भी बच्चे नॉर्थ साइड बैकग्राउंड के हैं कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अपना एमपी, उन बच्चों के लिए एक मेजर प्रॉब्लम होती है, वो होती है इंग्लिश। ठीक है, सारे प्रोफेसर जो होते हैं वो इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, इंग्लिश में ही अपनी जो टीचिंग है उसको प्रेजेंट करते हैं क्लासरूम के अंदर, और वो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप इंग्लिश में ही जवाब दें, इंग्लिश में ही बात करें। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है आपकी इंग्लिश की। उसके बाद में आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि जब भी कोई टीचर सवाल करता है तो आपके आसपास के बच्चे जो आपके बैचमेट्स हैं उनके पास आंसर रेडी रहता है, और आपको ना तो इस बात का क्लू रहता है कि उसका आंसर क्या है, और ऑल्सो कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको उसका भी क्लू नहीं रहता है। राइट, क्या टॉपिक चल रहा है कि यार ये चीज़ें क्यों आपको नहीं समझ में आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके साथ भी कि टॉपिक एडवांस है या आपने ही नहीं पढ़ाई करी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपके अंदर एक फियर जनरेट होता है। जब आप फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, एट द एंड ऑफ वीक, एट एट द एंड ऑफ सेकंड वीक आपके अंदर एक फियर जनरेट होता है। ठीक है, फियर किस चीज़ का जनरेट होता है? फियर होता है एग्जाम में फेल करने का। राइट, फेल होके घर जाने का, और फिर पेरेंट्स को या फिर रिलेटिव्स को फेस करने का। क्यों? क्योंकि आपने देखिए, जैसे आईआईटी में सिलेक्शन होता है तो सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस तो कह ही दिया होगा, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो। ठीक है, अब आईआईटी में आने के बाद में अगर यहाँ से फेल होकर के या बैकलॉग लेकर के आप घर पे जाते हो तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा तो डीमोटिवेशन का एक पॉइंट होता ही है कि यार कि कैसे फेस करेंगे उन सबको। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं क्लासरूम में तो ये सारे डर आने लाजमी है। ये जनरली होता ही काफ़ी बच्चों के साथ में, हर साल ये चीज़ होती है। पर द पॉइंट इज, मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ इस पे, कि एट द एंड ऑफ 2 इयर्स एमएससी जब पूरी होती है उसके बाद में जो 2 साल फ्री खत्म हुए आपके, ज़्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, सारे ओवरकम करते ही हैं कैसे ना कैसे करके। तो क्यों ना मैं उन सारी चीज़ों को पहले ही पॉइंट आउट करके आपको बता सकूं कि एक स्ट्रेटेजी क्या ले सकते हैं जिससे आप आपके चारों ही सेमेस्टर को अच्छे से मैनेज करें और बेटर रिजल्ट्स के साथ, बेटर लर्निंग्स के साथ में आप आपकी आईआईटी डिग्री को अचीव करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलती है आईआईटीज़ में, जो भी बच्चे आईआईटी में भी हैं या जो आना चाहते हैं उनके लिए, कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें आईआईटीज़ में मिलती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या हम आईआईटी में रहते हुए नेट गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या इंग्लिश पे अपना वर्क कैसे करें, कैसे सुधार करें। लैब जो होती है, सुना है कि आईआईटीज़ की लैब बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है, तो इसमें कितना सच है कितना झूठ है, या क्या मॉडिफिकेशंस है इस सवाल के आंसर्स के। वहाँ के प्रोफेसर जो होते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर्स, उनकी आपने तारीफ सुनी है, वो सब कितना सच है, क्या है उसकी। और द टाइम टेबल जो हेक्टिक टाइम टेबल है वो कैसा है आईआईटीज़ का, उस सब पे बात कर सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो आईआईटी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन क्लासरूम की बात करें तो आईआईटी के जो क्लासरूम्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जो आप जनरली वीडियोस में देखते हो कि डाउन स्लोप के क्लासरूम्स होते हैं, 200-300 की कैपेसिटी वाले क्लासरूम्स होते हैं, तो बेसिकली वो क्लासरूम है। उसके अलावा फ्लैट क्लासरूम्स भी होते हैं, आपको वेंटिलेशन मिलता है क्लासरूम के अंदर, अच्छा कोई सफोकेशन जैसा नहीं होता है। जनरली हर एक क्लासरूम के अंदर आपको एसीज मिलते हैं, फैन होते हैं, तो वैसे भी अनकंफर्टेबलनेस नहीं होती है, पसीना वगैरह वो सब। साथ में जो क्लासरूम के अंदर
आपको प्रोजेक्टर वगैरह मिलते हैं, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो बोर्ड वगैरह तो काम में लेते ही हैं, प्लस साथ में क्या होता है कि वो कई बार स्लाइड से पढ़ाते हैं, अपने पीपीटी से पढ़ाते हैं, तो वो भी आपको क्लास में मिलता है। और क्लास के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सीट है वहीं पे ही बैठना है, ऐसा कुछ है, या लड़के इधर बैठेंगे लड़कियां इधर बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिसऑर्डर होता है, जहाँ आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप वहाँ बैठिए, आप आपका फ्रेंड वहाँ बैठिए। उसके बाद में अगर अपन बात करें कोर्सेज की, तो अभी जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप आए हैं आईआईटीज के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको वैसे तो वेरी करता है, हर आईआईटी का अपना अपना कोर्स होता है। अगर मैं आईआईटी बीएचयू की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 कोर्सेज मिलते हैं, कोर हैं, कोई इलेक्टिव नहीं है। कोर का मतलब जो डिपार्टमेंट आपको आगे से देगा कि ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इनमें से आपको चॉइस नहीं है कि आप सेलेक्ट करें, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट होता है कोर सब्जेक्ट, और एक होते हैं ओपन इलेक्टिव्स, जिसमें डिपार्टमेंट आपको चॉइस देता है कि मान लीजिए 3 ओपन इलेक्टिव्स हैं, इनमें से कोई एक चूज करना है जो आप पढ़ना चाहें। वो सब आता है 3rd एंड 4th सेमेस्टर में, ठीक है। पहले सेमेस्टर में भी जब आप हैं तो आपके पास में 5 कोर्सेज हैं। आईआईटी बीएचयू में कौन कौन से हैं? फर्स्ट है तो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, एंड फोटोकेमिस्ट्री उसी का ही एक पार्ट है। ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल है, एंड स्टीरियो केमिस्ट्री एंड योर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। ये 5 कोर्सेज हैं, और उसके अलावा एक मीडिया रिलेटेड कुछ तो एक है जो 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 सिर्फ पासिंग है, उसका आपके ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपकी 3 लैब्स होती हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में ही आपके साथ ऐसा होगा कि आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तीनों की 3-3 आवर्स की लैब, 3-3 घंटे की लैब जो होती है पर वीक आपको अटेंड करनी होती है। तो ये सब होता है आपका सिलेबस वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड थिंग आपके पास में आती है वो है टाइम टेबल, कि क्लासेस कैसी रहती हैं यहाँ पे। तो टाइम टेबल की अगर अपन बात करें तो बहुत फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होता है, ऐसा रिजिडिटी नहीं है कि सुबह 8 से 12 क्लास चलेगी, या मान लीजिए 2 से आगे क्लास चलेंगी बाद में, ऐसा कोई रिजिड कुछ भी नहीं, फ्लेक्सिबल सिस्टम है। 2 हाफ्स होते हैं अपने पास में, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब हो गया सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक, क्योंकि 12 से लेकर के 1-2 बजे तक का आपका लंच टाइम होता है। तो पहला हाफ जनरली 8 से सुबह 8 से लेकर 12 तक होता है, या सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक होता है। सेकेंड हाफ आपका 1 बजे से लेकर के जनरली 6 बजे तक भी एक्सटेंड होता है, 6:30 तक भी एक्सटेंड होता है, और 1 से 5, 1 से 6 ये आपका सेकेंड हाफ होता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पहला हाफ जो होता है उसमें आपकी क्लासेस रहती हैं, और सेकेंड हाफ में आपका प्रैक्टिकल रहता है। इन जनरल शिफ्ट भी हो सकता है, मैंने कहा फ्लेक्सिबल है। अब क्या होता है, आपका जो सीआर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका, उसके पास में ये एक फ्रीडम होता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ क्लास, अगर क्लास में कोई मान लीजिए बच्चों के टाइमिंग में प्रॉब्लम है कि एक ही दिन में ज़्यादा क्लासेस हैं, या लैब एंड क्लास का टाइम क्लैश हो रहा है, तो उस केस में सीआर जो है आपके ऑफिस में जाकर के जो भी रेस्पेक्टिव ऑफिसर वहाँ हैं उनसे बात कर सकता है, उनको बता सकता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर वो सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो आईआईटीज में कैसा होता है क्लासरूम द टाइम टेबल, मान लीजिए मंडे को आपकी क्लास 9 से 10 और 10 से 11 2 क्लास है, उसके बाद में सीधा एक प्रैक्टिकल हो सकता है कि 2:30 से 5:30 का एक प्रैक्टिकल हो सकता है। पर ट्यूसडे को हो सकता है आपकी पहली क्लास 10 बजे से शुरू हो, एंड वेंसडे को हो सकता है आपकी क्लास 8 बजे से शुरू हो, एंड थर्सडे को हो सकता है कोई क्लास नहीं हो, सिर्फ प्रैक्टिकल हो। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको टाइम टेबल में मिलती है। प्लस 2 दिन का ऑफ मिलता है, 5+2 या सिस्टम होता है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस एंड लैब रहती है, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, ठीक है। ऑफ इन द सेंस ऑफिशियल ऑफ, अगर टीचर चाहे तो वो आपका एक्स्ट्रा क्लास रख सकता है। टीचर किस केस में एक्स्ट्रा क्लास रखता है? इन जनरल कोई टीचर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास आपको नहीं रखता है, पर हर टीचर को क्या होता है कि नंबर ऑफ लेक्चर असाइन होते हैं, जो भी कोर्स उनको पढ़ाना है उसके नंबर ऑफ लेक्चर फिक्स है। एटलीस्ट एक घंटे के 3 लेक्चर जो होते हैं एक कोर्स के आपको पर वीक में मिलते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए क्वांटम केमिस्ट्री है, यहाँ पे डॉक्टर प्रभात त्रिपाठी हैं, वो क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उनको हर सप्ते फर्स्ट सेमेस्टर की 3 घंटे की क्लास लेनी है, ठीक है। अब वो चाहे तो 1-1 घंटे की 3 क्लास लें, चाहे 1.5 घंटे की 2 क्लास लें, वो उन पे है, और कुछ डिपार्टमेंट पे है कि टाइम स्लॉट क्या मिल रहा है उस हिसाब से। तो ये पर वीक होता है, हर कोर्स का होता है। 5 कोर्स हो गए, 3-3 क्लास, तो 15 क्लास आपको एक वीक में अटेंड करनी होती है आपकी कोर्सेज की, प्लस 9 घंटे आपको देने होंगे आपके जो प्रैक्टिकल है, जो लैब वर्क है उसके 3-3 घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो 15 और 9 25, तो 15 9 24, सॉरी, तो 24 आवर्स जो है आपको पर वीक देने हैं। अब मान लीजिए
किसी भी कारण से अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है सोमवार से शुक्रवार के बीच में, तो वो फिर अरेंज की जाती है शनिवार को। जनरली अगर सोमवार शुक्रवार में अरेंज होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर शनिवार एक्स्ट्रा डे बचा, ये रिजर्व डे, उस रिजर्व डे में उसको अरेंज किया जा सकता है। तो थर्ड थिंग आती है कि एग्जाम्स का क्या होता है। तो आईआईटीज के अंदर एग्जाम जो होते हैं वो होते हैं कि मिड सेम होता है और एक एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। जैसे आपका एडमिशन जुलाई में हुआ या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर आपका अगर एडमिशन हुआ है, तो आप देखेंगे कि अराउंड 1 महीने में या 1 महीने 10 दिन के अंदर आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन सामने होगा। उसके बाद में लगभग एंड ऑफ नवंबर या मिड ऑफ नवंबर में आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है। कैसे होता है, क्या होता है? तो जनरली 40:60 ये रेशियो रहता है आपका मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, ठीक है। 40 नंबर जो कवर होते हैं आपके वो होते हैं मिड सेम में, और 60 नंबर जो कवर होते हैं आपके एंड सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। और ये तो हो गए 2 तरह के एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, तो जो आपका टीचर है, रेस्पेक्टिव टीचर, वो ही पेपर सेट करेंगे, चेक वही करेंगे और आपको नंबर्स भी वही अलॉट करेंगे। जब आपका एग्जाम हो जाता है, शीट्स आपको बताई जाती हैं। शीट में अगर आपको लगे कि कहीं पे मान लीजिए कोई पेपर अनचेक्ड रह गया हो, या कहीं पे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लग रहा हो कि यार कि मुझे मार्क्स कम मिले हैं या ज़्यादा मिले हैं, तो आप अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हो। उसके अलावा एग्ज़ाम जो होता है, एक एक जो बात है वो ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके 2 कोर्स के एग्ज़ाम्स सेम डे ही हों, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल इन आईआईटीज़, होता है। तो वो भी आपको मैनेज करना होता है। उसके बाद में एग्ज़ाम्स जो होते हैं रिटन बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, और पेपर कई बार कुछ पीवाईक्यूज़, कंसेप्ट ऑफ पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं। तो आप आपके सीनियर से जो है ये पीवाईक्यूज़ या फिर उनके नोट्स जो हैं आप माँग सकते हैं। आपको ही आगे से जो है ये पूछना पड़ेगा कि क्या हमें मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे विल प्रोवाइड यू, ठीक है। और एग्जाम की टफनेस की बात करें तो यार ये डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर। कुछ प्रोफेसर होते हैं जो जो उन्होंने पढ़ाया है उसी में से ही, उस फिक्स्ड कंटेंट में से ही क्वेश्चंस आते हैं। कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो है कंसेप्ट्स, और उन कंसेप्ट्स पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, नो डाउट। और कुछ टीचर्स जो मान लीजिए जनरली जो एजेड टीचर हैं, जिनको एक टाइम हो चुका है पढ़ा टीचिंग करवाते हुए आईआईटीज के अंदर, वो थोड़ा सा लाइट वेट ही रखते हैं कि क्वेश्चंस भी नॉर्मल होंगे और वो फिर मार्किंग भी नॉर्मल ही करते हैं। पर एट द सेम टाइम कुछ प्रोफेसर ऐसे भी हैं जो जितना अच्छा पढ़ाते हैं उतना अच्छा पेपर सेट करते हैं, और फिर मार्किंग भी थोड़ी सी टफ रहती है, ठीक है। आईआईटीज में एक चीज़ अलग क्या है कि यहाँ पे आपको मान लीजिए परसेंटेज में एक नंबर नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको ग्रेडिंग्स मिलती है कि आप ए ग्रेड्स ले रहे हो, बी ग्रेड है, ए माइनस है, बी माइनस है, सी बी, यहाँ इस तरह से ग्रेडिंग का सिस्टम रहता है। एंड फाइनली मार्क्स जो होते हैं वो आपको ग्रेड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो है वो ये है कि जैसे एक कोर्स हमारे अभी जो 3rd सेमेस्टर चल रहा है उसमें है एक ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ठीक है। उनको जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उन्होंने हमें कहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 60 आउट ऑफ 100 इन टोटल पूरे सेमेस्टर में 60 आउट ऑफ 100 अगर गेन करते हो तो आपको सी ग्रेड मिलेगा, या अगर आप 90 आउट ऑफ 100 अगर स्कोर करते हो तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। इसकी एश्योरिटी नहीं है। टीचर खुद तय करते हैं कि जो पेपर था और जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया तो पेपर का टफनेस कैसा था, दे विल जज इट कि कैसा उसका टफनेस रही है, और उस हिसाब से वो आपको ग्रेडिंग्स देते हैं। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने 70 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है फिर भी आप ए ग्रेड रिसीव कर रहे हो, और आपने अगर मान लीजिए 90 आउट ऑफ 100 स्कोर किया फिर भी आपका ए माइनस या बी ग्रेड आप अचीव कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल सा सिस्टम होता है आईआईटीज के अंदर। आईआईटी का सिस्टम फ्लेक्सिबल क्यों होता है, उसका एक रीजन ये होता है कि आईआईटीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ठीक है। अपना एग्जाम से लेके चेकिंग, पेपर, ये सब वो खुद ही मैनेज करते हैं। तो ये सब उनके हाथ में होता है कि वो किस तरह से मॉडिफाई करना चाहें अपने सिस्टम को। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये एक क्वेश्चन है जो बच्चों का रहता है जनरली कि एग्जाम में बच्चे फेल होते हैं क्या, क्या बच्चों के बैकलॉग आती है क्या।
तो यार इसका आंसर है कि इन जनरल वेरी रेयर चांस के अंदर कोई बच्चा होता है जो फेल करता है ओवरऑल एमएससी के अंदर। यस, ये हो सकता है कि आपका एक सेमेस्टर में किसी कोर्स में बैकलॉग आ सकती है। मान लीजिए किसी बच्चे की फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वीक है, जनरली वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, मैथ्स की बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, तो हो सकता है कि क्वांटम केमिस्ट्री उसको समझ में नहीं आए। आईआईटी में आए हो, बहुत सारा प्रेशर है, नहीं समझ में आए, इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे आप बैकलॉग आपको मिल सकती है, पूरे चांस है। पर इन जनरली आप अगले सेमेस्टर में जब भी ये पेपर वापस आपका रिटर्न होगा तब आप इसको कवर कर लेंगे, इसकी पूरी पूरी उम्मीद रहती है, ठीक है। फिर भी वेरी रेयर चांस में हो सकता है कि कोई बच्चा जो है अपनी बैकलॉग को 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर तक भी एक्सटेंड कर पाए, तो वो भी रहती है, पर रेयर चांस में। तो जनरली कोई बच्चा फेल नहीं होता है, मान के चलें आप। और बैकलॉग आना हो सकता है, पर अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले अगर करें तो आपके बैकलॉग भी नहीं आती है। थोड़ी सी बात अपन इस पे भी कर सकते हैं कि जो प्रोफेसर होते हैं, जितना सुना होता है प्रोफेसर के बारे में, तो वो कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है। तो यार देखो, आईआईटीज के प्रोफेसर नो डाउट हाईली क्वालिफाइड होते हैं। हर एक प्रोफेसर, जो भी प्रोफेसर आपके सामने है, उन प्रोफेसर में 95% प्रोफेसर्स ने अपनी पीएचडी इंडिया से बाहर की होगी। इंडिया से बाहर का मतलब ही यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, आप हर एक कंट्री से आपको प्रोफेसर मिल सकता है जिन्होंने वहाँ से एटलीस्ट अपनी पीएचडी की हो सकती है। अपने 2 या 3, 4 जो पोस्ट डॉक्स होते हैं उनमें से कोई एक जो वो है वहाँ से उन्होंने किया होगा विदेश से, तो उनके पास एटलीस्ट 10 साल का अनुभव होता है विदेश में रह करके वहाँ के सिस्टम से केमिस्ट्री या रेस्पेक्टिव फिजिक्स जिस भी डिपार्टमेंट से हुआ है वो पढ़ करके आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये आपके लिए भी एक बहुत मतलब आप फॉर्चुनेट इनफ वाली बात होगी कि लक्की हैं कि आप ऐसे प्रोफेसर के सामने हैं जिसके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपके पास में भी इतना अच्छा एक्सपोजर है कि जो है आप उनसे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, पूरे पूरे चांस हैं कि कई प्रोफेसर को टीचिंग स्किल नहीं होती है। उनको जनरली आप जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या स्टेट कॉलेजेस हैं, वहाँ के प्रोफेसर वो देखेंगे कि दे आर वेरी गुड इन देयर टीचिंग स्किल्स, ठीक है। पर आईआईटी के प्रोफेसर के पास में टीचिंग स्किल हो, चांस है कि मुश्किल हो कि उनको उतना अच्छा पढ़ाना नहीं आता हो। पर समझने वाली बात ये है, हम जब 11th-12th में आते हैं तब हम किस किस एक पैटर्न को फॉलो करते हैं कि टीचर नोट्स बनवाते हैं, हम पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, एंड दैट्स ऑल। बीएससी में हम सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। टीचर अगर मान लीजिए आप आपके कॉलेज में नहीं है तो भी आप कहीं से कोचिंग ले रहे होंगे, वहाँ पे भी क्या होता है, टीचर आपको नोट्स बनाते हैं, आप उन नोट्स को पढ़ते हो, मेमोराइज करते हो, और उन्हीं को ही आप एग्जाम में अप्लाई करते हो एंड यू क्लियर योर एग्जाम्स। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो आपके आईआईटी में वर्क करे, क्योंकि यहाँ पे टीचर आपके नोट्स नहीं बनवाने वाले। समझ लें इस बात को, टीचर आपको नोट्स नहीं बनवाएंगे, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं जो अपनी स्लाइड्स जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर दें, पर वो भी हर एक प्रोफेसर के साथ नहीं है। प्रोफेसर जो होते हैं, कई प्रोफेसर आपको अपनी स्लाइड्स भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, कराते तो एग्जाम के कुछ दिन पहले करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे चीज़ रहती है, वो नोट्स नहीं बनवाते हैं, आपको अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने होते हैं। कैसे करने होते हैं, वी विल टॉक वेरी सून। ओके, नाउ कम्स द स्ट्रेटेजी। मुझे भी आईआईटी बीच में 1 साल हो चुका है, 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी जो मेरी सीपीए वो 8.3 एवरेज है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की मिला के। तो इस 1 साल के एक्सपीरियंस के बेस्ड पे मैं आपको जो बताऊंगा वो इसी एक्सपीरियंस पे है कि आप कैसे चीज़ों को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ताकि बेटर लर्निंग्स प्लस ग्रेड्स जो है आप लेकर के चलें। तो यार देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी क्लास मिस ना करें। चल उससे भी पहले अगर मैं एक बात करूं आपसे, तो ये है कि जो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था जब मैं आया था यहाँ पे, कि नेट की प्रिपरेशन एमएससी के साथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में था। तो यार एक बात को समझे कि आईआईटी के अंदर आपको 4 सेमेस्टर मिलने वाले हैं, 6 मंथ्स के 4 सेमेस्टर आपको मिलेंगे। तो ये 2 साल इनफ टाइम होता है आपको नेट की प्रिपरेशन। नेट की प्रिपरेशन का सेंस है कि नेट में जीआरएफ या अच्छी रैंक जो आप ला सकें उसके लिए इनमें आप ट्राई कर सकते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। बहुत लोड लेने वाली बात नहीं है। पर
ज़रूरी क्या है कि जब आप पहले सेमेस्टर में आए हो, अभी नए-नए आईआईटी के अंदर आए हो, तो अभी से अपने हाथ-पैर मारना शुरू ना करें। सबसे पहला काम आपको जो करना वो है कि पहले सिस्टम को समझें। मैं क्या बता रहा हूँ और क्या आप खुद रिसीव करेंगे अपने आस-पास, आपकी स्मार्टनेस पे वो डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये कि पहले सेमेस्टर में कोशिश करें कि आप यहाँ के सिस्टम को समझें। सिस्टम कैसे वर्क करता है, चाहे वो फिर क्लासरूम्स हो, एग्ज़ाम्स हो, शेड्यूल हो, आपका हॉस्टल से लेके डिपार्टमेंट तक की जो डिस्टेंस है, दूर होते हैं, तो वो कैसे मैनेज करना होता है। क्लासरूम से वापस मेस में आना, खाना खाना, वापस जाना, वो सब आपको कैसे मैनेज करनी है, लैब कैसे मैनेज करनी है, ये सब कुछ आपको समझना होगा। तो पहला सेमेस्टर बिल्कुल चिल रहें, रिलैक्स रहें, कोई दिमाग में लोड लेने की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ इसी बात पे फोकस करें कि इस सिस्टम को समझें, कैंपस को समझें, थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें। उसके अलावा फिर आता है कि कैसे कर सकते हो? तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्लास में जाएँ, रेगुलर क्लास अटेंड करें, क्लास में जो भी टीचर बता रहा हो नोट डाउन करें। इर्रेस्पेक्टिव कि वो आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर अगर वो जो कह रहे हैं, अगर वो बात समझ में आ रही है, जो लिख रहे हैं, अगर वो बात समझ में आ रही है, तो दैट शुड बी ऑन योर नोटबुक। वो होनी ही चाहिए, ठीक है? अगर आपको क्लासरूम में क्लासरूम की टीचिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो लैंग्वेज वाइज़ हो, कंसेप्ट वाइज़ हो या फिर डर भी अगर आपको लग रहा हो कि कुछ समझ में नहीं आने का डर हो, तो आप सीधा जाकर के अपने प्रोफ़ेसर से बात कर सकते हो। वो प्रेफ़र करते हैं कि आप वाया मेल बात करें, आप उनको एक ईमेल टाइप करके सेंड करें और वो आपको ईमेल के थ्रू ही आंसर करेंगे। पर मान लीजिए आपको ईमेल भी लिखना नहीं आ रहा है, नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था। तो आप उनसे डायरेक्ट भी उनके केबिन में अप्रोच कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम जो उनसे शेयर कर सकते हो। बट ध्यान क्या रखना है कि यार वो प्रोफ़ेसर हैं, ठीक है? तो आप उनसे एक तमीज़ वाली लैंग्वेज में ही बात करें और उसके बाद में जो वो सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, थोड़ा-सा सोचें। उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है आईटी का, तो वो ऐसे कोई बात नहीं करेंगे, आपको कुछ सोच समझ के जवाब देंगे, तो उस जवाब को आपको फ़ॉलो करना है, समझना है कि क्या हो सकता है, ठीक है? जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, अब क्या होगा, आपने मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे आपने नोट्स प्रिपेयर किए, सैटरडे संडे का ऑफ मिला है, तो सैटरडे संडे आपको क्या है कि इन नोट्स को देखना है वापस से कि कहाँ नहीं समझ में आया था, कौन से जो है कंप्लीट नहीं है। आपके साथ अच्छी बात क्या है कि आप हॉस्टल में हैं, आपके बैचमेट साथ में ही होंगे, तो क्लास का वो बच्चा जो जो पढ़ने में होशियार होता ही है, उससे भी आप जाकर के ये चीज़ अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने कमी रखी है अपने नोट्स में, वो क्लियर कर सकते हैं। एक और चीज़, जब भी कोई कोर्स स्टार्ट होता है आपका, तो फर्स्ट क्लास जो होती है आपकी, वो होती है इंट्रोडक्शन की, जहाँ प्रोफेसर आपको इंट्रोड्यूस करता है कि ये कोर्स क्या है, किन-किन टॉपिक्स को अपन कवर करने वाले हैं और इस कोर्स के लिए बेस्ट रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं। देखो, अभी तक आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम लोग जो हैं अपने बीएससी तक इंडियन ऑथर्स रिलेटेड बुक्स जो है वो ही पढ़ रहे होते हैं। मतलब आप कुछ यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, जैसे डीयू एक यूनिवर्सिटी है जिसके कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता होता है कि आप अलग-अलग जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल जो केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं उनके लिए कौन-सी बुक रेफ़र करनी है, या साउथ की कुछ यूनिवर्सिटी या कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है, इन बच्चों को अगर आप छोड़ें तो जनरली सब बच्चे इंडियन ऑथर को ही रेफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? पर ये सेम केस नहीं है आईआईटीज़ के अंदर। आईआईटीज़ के अंदर प्रोफ़ेसर जो होते हैं वो आपको रेफ़र करते हैं कि आप स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर्स की बुक्स जो हैं वो रेफ़र करें। तो जैसे आपका कोर्स शुरू होगा, पहली क्लास में वो आपको कुछ रेफ़रेंस दे देंगे और वो जितनी भी बुक्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे आपको लाइब्रेरी में मिल जाएँगी। तो आपको क्या काम करना है, जो आपका सैटरडे है, सैटरडे आप आपका लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वो बुक देखें और वो बुक में पर्टिकुलर आपके टॉपिक के ऊपर आप कंसंट्रेट करें कि अच्छा ठीक है, वो टॉपिक क्या हो सकता है, उसको थोड़ा-सा अपनी हैबिट बनाएँ कि किताब से पढ़ें आप। एंड साथ के साथ जब आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि हर 1 वीक या 2 वीक, 3 वीक के बाद में आप जो पीवाईक्यूज़ हैं, उनको देख सकते हो कि प्रोफ़ेसर ने पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे हैं। पीवाईक्यूज़ कहाँ से मिलेंगे? तो यू कैन आस्क योर सीनियर्स फॉर पीवाईक्यूज़, वो आपको प्रोवाइड करवाएँगे। उसके बाद में नेट प्रिपरेशन की अगर अपन बात करें तो यार देखो, 3 तरह के स्टूडेंट्स अगर मैं कैटेगराइज़ करना चाहूँ तो हो सकते हैं क्लास के अंदर। पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अपनी बीएससी के दौरान
कोचिंग करना शुरू कर दिया था। इवन नेट की प्रिपरेशन जो उन्होंने अपने बीएससी के मान लीजिए 3rd ईयर से ही शुरू कर दी है प्रिपरेशन, ठीक है। उन स्टूडेंट्स को आईआईटी में आने के बाद में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं तो पढ़े हुए होंगे, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने आईआईटी जेम की प्रिपरेशन की है, आईआईटी जेम का जो सिलेबस होता है उसको ऑलमोस्ट 80 to 90% कवर किया है और उसके बाद वो आईआईटी में आए हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं है कि वो आईआईटी के कोर्सेज को और नेट की प्रिपरेशन को पैरेलल वे में लेकर के चल सकें। थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं की होती है नेट की, उन्होंने आईआईटी जेम का सिलेबस जो है वो प्रिपेयर किया हुआ होता है, पर वो भी 100% नहीं किया हुआ होता। मान लीजिए 40% 50% वो कवर करके आए हैं। और ये उनको कैसे पता चलेगा कि अपने को प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है? तो सिंपल सा तरीका है, आप जब कोर्स की क्लासें ले रहे हो वो आपको कितनी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उसी से आपको पता चलेगा। अगर कोर्स की क्लास ही आपको समझ में नहीं आ रही है तो मान के चलिए नेट की प्रिपरेशन का अभी इस टाइम पे कोई मतलब है नहीं। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, धीरे धीरे आप आगे कंटिन्यू कर लेंगे, पर पहले सेमेस्टर में कोशिश करें कि आप कोर्स पे ही फोकस करें, अपने ग्रेड्स पे फोकस करें, अपने लर्निंग्स पे फोकस करें। आपको केमिस्ट्री सीखनी है। सारे प्रोफेसर जो एक बात हाईलाइट करते हैं वो करते हैं कि आप आईआईटी से जो आपकी एमएससी हो रही है वो भले ही आपके 7 सीजीपीए से सीपीआई से कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आपने 7 सीपीआई सिक्योर किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट योर केमिस्ट्री शुड बी टॉप नॉच। यहाँ जितना अच्छा एक्सपोजर आपको केमिस्ट्री सीखने का मिल रहा है कहीं नहीं मिलेगा, तो आपकी केमिस्ट्री की जो लर्निंग्स है वो सबसे बढ़िया होनी चाहिए। एंड लास्ट थिंग, अगर मैं बात करूँ लैब की, तो देखो लैब के अंदर क्या होता है कि बहुत अच्छे लैब्स होती हैं, सारे इक्विपमेंट्स ऑलमोस्ट आपको आपके लैब में मिलते हैं। और फर्स्ट ईयर जो रहेगा आपका, जिसमें 2 सेमेस्टर है, वहाँ पे आपको बेसिक एक्सपेरिमेंट्स ही परफॉर्म करवाएंगे। बेसिक का मेरा मतलब ये है कि 3rd और 4th सेमेस्टर में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर लैब में जाते हो और लैब में फिर वहाँ पे थोड़े से और सेंसिटिव तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। पर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है कि आपको जनरली गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है, आपको सीखने को ही मिलता है। 2 सेमेस्टर आपको सिर्फ सीखने पे देने की लैब में काम कैसे होता है। अगर मान लीजिए एक मेथड होता है प्रिपरेशन का कि सोलवेंट लेयरिंग एक मेथड होता है, जिसमें आपको क्या होता है कि मान लीजिए आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने बॉटम पे आपने वाटर लिया है और उसमें कोई सोल्ट आपने ऐड किया है, और उसके ऊपर आपको मान लीजिए एथेनॉल का एक सोलवेंट है, उसमें भी कोई सोल्ट डिजोल्ड है, उसकी एक लेयर बनानी है और आपको 2 सेपरेट लेयर नजर आए, कुछ ऐसा आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है। तो उसमें जब हम पहले तो आपने पूरा जो वाटर सॉल्यूशन था वो सारा उसमें डाल दिया, उसके बाद में जब एथेनॉल ऐड करना है तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हम इनर सरफेस जो है आपकी टेस्ट ट्यूब की, उस पे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर आप एक एक ड्रॉप वाइज उसमें ऐड करें। और वो भी ऐसा नहीं कि ड्रॉप वाइज फटाफट से उसमें ऐड करें, नहीं, उसमें तरीका होता है कि आप उस ड्रॉपर से एक ड्रॉप डालेंगे, वो ड्रॉप आएगी वाटर की जो टॉप लेयर है उसके ऊपर आएगी और वहां पे सेटल होगी बिना डिस्टरबेंस के। जब वो सेटल हो जाए देन यू विल ऐड योर नेक्स्ट ड्रॉप, वो जब सेटल हो जाएगी देन 3rd देन 4th देन 5th। कहने का मतलब है कि आपको अगर 10 ml एथेनॉल सॉल्यूशन भी ऐड करना है तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा लगता है। ये है प्रिसाइजली एक्सपेरिमेंट करना। 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में इतना प्रिसाइजली आपको काम करना होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप प्रैक्टिस करें मुश्किल होता है, क्योंकि 3 घंटे में आपको आपका एक्सपेरिमेंट फिनिश करना है। तो आप लैब में जाते हो, पूरे चांस है कि आपको लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसके बारे में 100% जानकारी प्रोफेसर प्रोवाइड कराए, ऐसा जरूरी नहीं है। दे विल टेल यू। जब आपकी पहली लैब होगी तो वो इंट्रोडक्शन वाली लैब होती है, वहाँ पे टीचर आपको बताएगा कि हम कौन से 6 7 8 या 9 एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं इन दिस सेमेस्टर। उन सब जो एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने हैं उनका जो मटेरियल है वो आपको खुद से सर्च करना होता है। और मैं किसी एक वीडियो में अभी कुछ दिनों में एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि हम लैब के जो एक्सपेरिमेंट्स जो टीचर बताते हैं उनको अपन सर्च कैसे करते हैं। जनरली हमें भी सीनियर ने सिर्फ इतना कहा था कि गूगल स्कॉलर से सर्च कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा, पर नहीं, वो हेल्प नहीं करता है। हमें थोड़ा सा तो
अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है कि गूगल स्कॉलर पे भी या गूगल पे भी कैसे हम एक्सपेरिमेंट सर्च करते हैं और उसकी ऑथेंटिक जेन्युइन जो प्रोसीजर है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके ऊपर एक अलग से अपन वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वो बहुत सीरियस टॉपिक है। तो आपको आपका प्रोसीजर खुद से ढूंढना है, लैब में जाना है, लैब में आपका एक्सपेरिमेंट सेटअप खुद से तैयार करना है। जो चीज़ आपको चाहिए, आपको एटलीस्ट 2 3 4 लैब असिस्टेंट जो होते हैं आपको लैब में मिलते हैं। आपके टीएस जो होते हैं, जो सीनियर लोग वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पे रहते हैं। प्रोफेसर भी आपको वहाँ पे रहते हैं। तो आपको जो भी आपका सेटअप चाहिए, वैसे तो आप प्रोफेसर पहले ही जो है ब्रीफ कर देता है आपके लैब असिस्टेंट को, तो वो ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करके रखते हैं। पर मान लीजिए वो नहीं है, तो आप किसी भी लैब असिस्टेंट से कहेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे आपका सेटअप एंड यू हैव टू स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट। एक चीज़ क्या है कि प्लीज़ आईआईटीज़ में जितने भी लैब्स हैं, अगर मैं बात करूँ स्पेशली केमिस्ट्री लैब की, तो जितने भी रिएजेंट्स होते हैं वो आपके प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा हुआ कंसनट्रेट HCl या कंसनट्रेट H2SO4, मान के चलिए वो सच में कंसनट्रेटेड है। एक छोटी सी लापरवाही आपके हाथ पैर मुंह आंख जला सकती है। तो ग्लव्स हमेशा वियर करना है, आपका जो गॉगल्स हैं वो आपको वियर करने हैं, लैब एप्रोन जो है आपको वो वियर करके रखना है, शूज़। ये 4 चीज़ें आपके पास में हमेशा होनी चाहिए जब भी आप लैब में एंटर कर रहे हो। एक और चीज़ कि खाने के सामान लैब में नहीं लेके जाना, भूल के भी मत ले जाना, कंटेमिनेशन होता है और आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांस रहेंगे। आप नहीं तो हो सकता है आपकी वजह से किसी आपके साथी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो खाने का सामान नहीं लेके जाना है। एक होता है पानी की बोतल्स। यस, आप पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं, पर बहुत ध्यान रखना है कि उसमें भी कोई ऐसा कंटेमिनेशन नहीं क्या कहते हैं, हाँ, वो कंटेमिनेट नहीं हो जाए जिससे आपको कोई हेल्थ इश्यू हो। तो अब आप एक्सपेरिमेंट शुरू करें, रिजल्ट्स का वेट करें। मान लीजिए अगर इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल है तो पूरे पूरे चांस है कि आपको क्रिस्टल बनाना सिखाएंगे कि कैसे हम डिफरेंट सोल्ट्स को ऐड करके क्रिस्टल बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कैरेक्टराइजेशन करवाएं, इसके चांस कम है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब IR, NMR, UV, ये सब आपको कैरेक्टराइजेशन कराए जाए, इसके चांस कम है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप यही सीखते हो कि आपको कंपाउंड फॉर्मेशन करना कैसे है, उसका फिल्ट्रेशन करना कैसे है, और इन केस उसका प्यूरिफिकेशन करना कैसे है, और जो भी लैब में अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए एक चीज़ हो गई जैसे फिल्ट्रेशन, एक चीज़ हो गई हीटिंग, एक चीज़ हो गई रिफ्लेक्स पे अगर आपको लगाना है तो वो कैसे होगा, और फिर डेसिकेटर्स कैसे काम में लेते हैं। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो आप यूज़ करना सीखते हो अपने लैब के अंदर। तो ये सब है, ये विद डिसिप्लिन ही काम करना होता है, क्योंकि जितना डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। ये सब लैब के बारे में। तो अब तक मैंने क्लासरूम की बात कर ली है, लैब की बात कर ली है, सिलेबस की बात कर ली है आपसे, टाइम टेबल की बात कर ली है, जितना मैं याद कर पाऊँ प्रोफेसर की बात कर ली है। तो ये 5 टॉपिक जो अपन ने कवर किए हैं, इनमें से आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो जो आपने अलग नोटिस करी हो और आप मुझे क्लेरिफाई करना चाहें कि भैया ये सब कुछ भी हमने नोटिस किया है, तो यू कैन कमेंट। एंड आपके जो डाउट्स हैं जो आप कमेंट करेंगे, आई विल आंसर देम 1 to 1। और अगर मान लीजिए आपके कमेंट्स में और भी कुछ ऐसी बातें होती है जो मुझे शेयर करनी चाहिए थी पर मेरे से अगर मिस आउट हो गई है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके जब भी एक इनफ कंटेंट हो जाएगा आई विल अपलोड। एंड टिल देन एंजॉय योर। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आईआईटीज में आपको केवल, मैं मतलब इतनी लंबी वीडियो बना करके मैं ये नहीं कहना चाह रहा है कि आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। ऑफ कोर्स पढ़ाई इज पार्ट ऑफ योर जर्नी ऑफ योर आईआईटी। आईआईटी में आए हो, यहाँ के ग्राउंड्स, यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं वो सब आपको फुल्ली इंजॉय करने हैं। पर बस एक ही बात रिक्वेस्ट है, याद रखना है आपको कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। आप अपने आप को बीटेक के बच्चों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बीटेक के बच्चों के पास 4 साल होते हैं और ऑफ कोर्स वो भी अपना 12th करके आए हैं यार, तो उनके पास में तो फुल एक्सपोजर है कि वो अपना फुल टाइम फुल टाइम मतलब 75% टाइम भी जो है आपका को करिकुलर एक्टिविटीज में दे सकते हैं। पर आप मास्टर स्टूडेंट्स हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा मेच्योर होंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप कैटर कर सकते हैं, उस तरह की आपसे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी वो रहनी चाहिए स्टडी। अलोंग विद स्टडी आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी। आप रनिंग, जिम, स्पोर्ट्स, जितने भी इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन, वो सब आप कर सकते हैं, पर योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर स्टडी।
जितना आप यहाँ पे 2 साल में सीख पाएंगे कहीं और सीखना मुश्किल है। यहाँ पे जेन्युइनली सच में इतना अच्छा एक्सपोजर है कि आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हो। और एट द लास्ट आई वुड एड कि इंग्लिश से डरना नहीं है। In the very first class, when one of our senior came to our classroom and they told us that they the first thing is they completely make a conversation with ourselves in English, and that was a big surprise element for me that यार कैसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं भाई, इतना फटाफट फटाफट इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो that was a very surprise thing for me. But now after 1 year, when I'm even shooting this video, I am able to speak the English in a very good way. Good way in the sense, yes, I still make mistakes. The grammatical mistakes are there, the preposition mistakes or whatever the mistakes are there in English, I do. But I have a confidence that I can explain myself, whatever I want to say, I can explain in front of any number of people in front of me, right? अभी कल एक प्रेजेंटेशन था जहाँ पे 5 जने सामने बैठे थे और मुझे एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना था। एक टॉपिक था जो भी हमारा अभी लैब में काम चल रहा है उसके ऊपर, तो वो प्रेजेंट किया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंग्लिश से डरना नहीं है। स्लोली स्लोली अगर आप खुद पे आप स्मार्ट हैं तो आप खुद पे काम करेंगे। आपको पता है कि इंग्लिश सीखनी होती है अपने साथियों से, तो हेजिटेशन नहीं रखना है। इंग्लिश में कोशिश करेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं डेली यूज़ में आप काम में ले सकें। आप अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रेगुलरली अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करते हुए। और जो बच्चे साउथ से आते हैं उनको, जिनको हिंदी कम आती है, वो बच्चों के पास तो होता ही है कि वो इंग्लिश में बात करें। तो अगर आपके बीच में अगर कोई आपको ऐसा मिलता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अच्छे दोस्त बने, बात करें, कोशिश करें कि उससे इंग्लिश सीखने की कोशिश। जितनी इंग्लिश आप काम में लेंगे उतनी आप सीखेंगे, बिकॉज एट द एंड है क्या, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप सीखेंगे। तो इन सभी बातों के साथ आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट। एंड चैनल नया है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप, तो मुझे भी ग्रो करने में थोड़ा आसानी रहेगा। एंड टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।